नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या रेवेन्यू अथॉरिटी को संपत्ति हस्तांतरण का अधिकार है। यानी दोस्तों, जब न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, इसी बीच में सर्किल ऑफिसर, जिसे आप तहसीलदार भी कहते हैं, एडीएम या डीएम को यह अधिकार है कि जो आदमी उस संपत्ति को दूसरे अन्य व्यक्ति से खरीदा है उसके नाम पर दाखिल खारिज कर दे या नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि न्यायालय में मुकदमा लंबित रहने के दरमियान क्या कोई तहसीलदार या कोई एडीएम या कोई डीसीएलआर यानी रेवेन्यू अथॉरिटी उस जमीन पर दाखिल खारिज कर सकता है या नहीं। आइए दोस्तों, इसी बिंदु पर देखते हैं आज का कानून क्या कहता है, साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, इस केस को हम साधारणतः एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति ने न्यायालय में अपने संपत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा हेतु एक टाइटल सूट लाता है। टाइटल सूट चलने के दरमियान में जो उसका विरोधी पक्षकार था यानी प्रतिवादी था, उसने वह संपत्ति बेच दिया और जो खरीदार था वह सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार के पास गया और कहा कि ये मेरी संपत्ति खरीदी हुई है, मेरे नाम पर इसका दाखिल खारिज कर दिया जाए। तहसीलदार महोदय ने उसका दाखिल खारिज कर दिया सेल डीड के आधार पर। यह दाखिल खारिज करने का अधिकार तहसीलदार को है यानी सर्किल ऑफिसर को है। रेवेन्यू अथॉरिटी को क्या विवादी संपत्ति पर दाखिल खारिज करने का अधिकार है या नहीं। दोस्तों, साधारणतः यह प्रावधान किया गया है कि अगर आप न्यायालय में टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दाखिल करते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध में जो आपके केस का प्रतिवादी है, और दोस्तों अगर वह प्रतिवादी जमीन बेच देता है, ऐसी परिस्थिति में जमीन का खरीदार तहसीलदार के पास जाएगा और वो अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लेगा। अगर उस समय आप तहसीलदार के ऑफिस में जा करके यह क्लेम भी करते हैं या दावा भी करते हैं कि इस संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है, तो तहसीलदार उस म्यूटेशन को या उस दाखिल खारिज की कार्रवाई को नहीं रोकेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने केस के अंदर में एक इंजेक्शन ऑर्डर पास करा देते हैं यानी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के अनुसार अगर उस संपत्ति पर एक स्टे ऑर्डर न्यायालय से पास करा देते हैं, जब तक यह मुकदमा चलता है तब तक विवादी संपत्ति को बेचने का अधिकार या उस पर म्यूटेशन करने का अधिकार किसी को नहीं है। तब दोस्तों, इसके बाद न्यायालय से अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है आपको, तो उस न्यायालय के स्टे ऑर्डर की सर्टिफाई कॉपी ले और तहसीलदार के कार्यालय में जाकर उसके यहाँ रिसीव कराएं। साथ ही साथ दोस्तों, रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जाएं और रजिस्ट्रार के यहाँ भी एक कॉपी रिसीव करा दें, ताकि न्यायालय के स्टे ऑर्डर की जानकारी रजिस्ट्रार और तहसीलदार दोनों को हो जाए, ताकि कोई भी आपका विरोधी पक्षकार यानी विरोधी प्रतिवादी उस संपत्ति को न बेच सके और न ही कोई रेवेन्यू अथॉरिटी यानी तहसीलदार या एडीएम उस संपत्ति पर दाखिल खारिज का आदेश दे सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यह प्रावधान करता है कि मुकदमा चलने के दरमियान में कोई भी पक्षकार, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, उस संपत्ति को नहीं बेच सकता। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि अगर मुकदमा चलने के दरमियान कोई पक्षकार जमीन को बेच देता है तो उसकी रजिस्ट्री अवैध नहीं मानी जाएगी, उसकी रजिस्ट्री वैध होगी। अंतर सिर्फ इतना ही है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस खरीदार को मानना होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस फैसले को सेक्शन 52 के विरोध में, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के विरोध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है, जिसके अंदर में कोई भी पक्षकार को बेचने का अधिकार तो है लेकिन खरीदार को न्यायालय का आदेश मानने को बाध्य किया गया है। आइए दोस्तों, उस केस का हम टाइटल देखते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है शिव शंकरा और अन्य बनाम एचपी वेदव्यासा 4। इसका सिविल अपील नंबर है 10,215 ऑफ 2011। 29 मार्च 2023 को इसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह प्रावधान किया, जब तक मुकदमा चल रहा हो उस बीच में कोई पक्षकार अगर जमीन को बेच देता है, अपने हिस्से की भी जमीन बेच देता है, वैसी परिस्थिति में उसके द्वारा बेची गई सेल डीड या उसके द्वारा रजिस्टर्ड डीड अवैध नहीं मानी जाएगी, लेकिन खरीदार को कोर्ट का फैसला मानना होगा। अगर कोर्ट का फैसला बेचने वाले के पक्ष में हुआ तो संपत्ति खरीदार की होगी, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला बेचने वाले के विरुद्ध में हुआ तो उसकी रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाएगी, यानी उस रजिस्ट्री का प्रभाव शून्य माना जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अगर आपका सिविल सूट न्यायालय में पेंडिंग है, वैसी स्थिति में कोई पक्षकार अगर जमीन बेचता है तो उसकी बिक्री पर रोक कैसे लगाएं और तहसीलदार के यहाँ म्यूटेशन होने से कैसे रोकें। मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि इसके लिए न्यायालय में आपको स्टे ऑर्डर के लिए पिटीशन देना होगा, जिसे हम इंजेक्शन ऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों, इसका प्रावधान ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सिविल प्रोसीजर कोड में किया गया है। दोस्तों,
न्यायालय से स्टे ऑर्डर का आदेश प्राप्त करें, उसकी सर्टिफाई कॉपी रजिस्ट्रार को दें और उसकी सर्टिफाई कॉपी तहसीलदार को दें। रजिस्ट्रार उसके बाद न तो रजिस्ट्री करेगा और न ही तहसीलदार उसके बाद म्यूटेशन करेगा, दाखिल खारिज करेगा। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि एक आदमी इसी तरह से कोर्ट के स्टे ऑर्डर ले जाकर तहसीलदार के पास दिया था। न्यायालय ने इस संपत्ति पर स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। तहसीलदार ने कहा कि हम न्यायालय के इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्किल ऑफिसर इन रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा कि हम इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर में एडीएम को या रेवेन्यू अथॉरिटी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। तब वह व्यक्ति पुनः कोर्ट जाता है दोस्तों, न्यायालय में मुकदमा दाखिल करता है। दोस्तों देखते हैं उस मुकदमे का टाइटल क्या है, उस मुकदमे का साइटेशन नंबर क्या है और डेट ऑफ जजमेंट क्या है। साथ ही साथ उस मुकदमा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया, साथ ही साथ उस केस में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया। दोस्तों केस का टाइटल है सुब्राना बनाम कर्नाटका राज्य। इसका रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 1168/2025। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 4 फरवरी 2025। 2025 के जनवरी माह में यह रिट पिटीशन फाइल किया गया था और फरवरी माह में इसका ऑर्डर न्यायालय से उच्च न्यायालय कर्नाटका हाई कोर्ट से जारी कर दिया गया। दोस्तों इस केस में एक बंटवारावाद न्यायालय में दाखिल किया गया था। दोस्तों उसका एक पक्षकार जमीन बेच देता है। इसी बीच में वह पक्षकार जब जाता है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास यानी तहसीलदार के पास कि हमारा इस पर म्यूटेशन खरीदार का रोक दिया जाए, तो रेवेन्यू अथॉरिटी यानी तहसीलदार यह जवाब देता है तब तक उसका म्यूटेशन नहीं रोक सकते जब तक हम इस केस में पार्टी नहीं बना दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद वह जो पक्षकार था जिसके जमीन को दूसरे पक्षकार ने बेच दिया था और रेवेन्यू अथॉरिटी यानी तहसीलदार ने उसका म्यूटेशन कर दिया था, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट चला जाता है दोस्तों और वहां पर यह मुकदमा दाखिल करता है। इस केस का जो एग्रीव्ड पार्टी था, जो पीड़ित पक्ष था, जिसकी जमीन दूसरे पक्षकार के द्वारा बेच दी गई थी, वह कर्नाटका हाई कोर्ट में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन रिट फाइल किया। दोस्तों अब कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष यह यक्ष प्रश्न था कि क्या किसी भी केस में रेवेन्यू अथॉरिटी को यानी तहसीलदार को, एडीएम को, डीसीएलआर को अगर पार्टी नहीं बनाया गया है और न्यायालय से स्टे ऑर्डर पास कर दिया गया है, क्या वह अथॉरिटी यानी रेवेन्यू अथॉरिटी या तहसीलदार या एडीएम उस स्टे ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि चाहे रेवेन्यू अथॉरिटी को पार्टी बनाया गया हो या इस केस में पार्टी नहीं बनाया गया हो, या किसी भी केस में रेवेन्यू अथॉरिटी को यानी सीओ को, तहसीलदार को, डीसीएलआर को, एडीएम को अगर पार्टी बनाया गया तो ठीक, नहीं बनाया गया तो ठीक, न्यायालय के आदेश को मानने के लिए प्रत्येक रेवेन्यू अथॉरिटी बाध्य है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप रेवेन्यू अथॉरिटी को, तहसीलदार को, डीएम को, एडीएम को पार्टी नहीं भी बनाए हैं और न्यायालय से आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर पास हो गया है, तो वो सारे के सारे रेवेन्यू अथॉरिटी इस स्टे ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों केस का टॉपिक भी यही था, क्या किसी भी तहसीलदार को या रेवेन्यू अथॉरिटी को यह अधिकार है कि न्यायालय में जब मुकदमा चल रहा हो लेकिन इसी बीच में वह संपत्ति का म्यूटेशन किसी दूसरे के नाम पर कर दे। किसी दूसरे के नाम पर म्यूटेशन करने का मतलब है दोस्तों उस संपत्ति पर कब्जा उस पक्ष में दे देना, यानी दोस्तों म्यूटेशन करने से संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब हुआ कि यह व्यक्ति वर्तमान में जमीन पर कब्जे में है, इससे उस जमीन की मालगुजारी वसूली जा सकती है। तो दोस्तों तहसीलदार इसके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण उसके पक्ष में कर देता है जिसके पक्ष में म्यूटेशन हुआ। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।